नमस्कार। आज हम भारत की आर्थिक कहानी के दो बहुत अहम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। जी। एक तो ये कि देश अपनी गरीबी को कैसे समझता है, कैसे मापता है, और दूसरा दुनिया के साथ अपने वित्तीय लेन देन मतलब भुगतान संतुलन को कैसे संभालता है। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ मतलब अर्थशास्त्र से जुड़े दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से जो जरूरी बातें हैं वो निकल कर आएं। सही है। हमारा मकसद सीधा सा है, ये जो थोड़े मुश्किल से लगने वाले विषय हैं इनको थोड़ा खोलें, समझने लायक बनाएं और ये जानें कि भाई ये असल में मायने क्यों रखते हैं। बिल्कुल। जाहिर है सवाल कई हैं मन में, जैसे वक्त के साथ गरीबी को देखने का, मापने का नजरिया कैसे बदला है, और ये जो बीओपी है ये भारत की आर्थिक सेहत के बारे में क्या बताता है, क्या इशारे करता है। सही। तो चलिए पहले गरीबी से ही शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। जब हम गरीबी कहते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? आमतौर पर दो तरह की गरीबी होती है शायद। एक तो निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब जब इंसान को बुनियादी जरूरतें भी ना मिले, रोटी कपड़ा मकान वो सब। बिल्कुल, ये तो हुई एक बात। और दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव पॉवर्टी। अच्छा, वो कैसे अलग है? देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति या परिवार की आय उस समाज में जो औसत आय है उससे तुलना की जाती है। अगर आपकी आय औसत से बहुत कम है तो आप सापेक्ष रूप से गरीब माने जा सकते हैं। हाँ। भले ही आपकी मतलब वो रोटी कपड़ा वाली जरूरतें पूरी हो रही हों। हाँ। और एक तीसरी भी होती है जिसे व्यक्तिपरक गरीबी कहते हैं। मतलब कोई खुद को कितना गरीब महसूस करता है, वो अपनी स्थिति को कैसे देखता है। ठीक है, लेकिन इसे मापना या मतलब ये गरीबी को गिनना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर हम मापेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि समस्या कितनी बड़ी है ना? हाँ, सही बात है। कितने लोग असल में मुश्किल में हैं, और फिर जो सरकारी नीतियां बनती हैं वो सही दिशा में काम कर भी रही हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए मापना तो पड़ेगा। और तरीके भी अलग अलग हैं मापने के। हाँ, तरीके भी अलग हैं। कुछ तरीके ये देखते हैं कि लोगों को जरूरत की चीजें मिल रही हैं या नहीं, जैसे खाने के लिए पर्याप्त कैलोरी। तो कुछ तरीके आय या खर्च पर आधारित होते हैं कि क्या लोग एक तय सीमा से ज्यादा कमा पा रहे हैं या खर्च कर पा रहे हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो दादा भाई नौरोजी का नाम आता है सबसे पहले। जी हाँ, बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी ने शायद सबसे पहले एक तरह से अनौपचारिक ही सही पर भारत में गरीबी का अंदाजा लगाने की कोशिश की थी। उनकी वो किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, हाँ, बहुत मशहूर किताब है। उसमें उन्होंने वो धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। हाँ, कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा बाहर ले जा रहे थे। बिल्कुल। और उनका अनुमान था उस जमाने में कि कोई 16 से 35 रुपए सालाना प्रति व्यक्ति से कम कमाता है तो वो गरीब है। 16 रुपए सालाना? हाँ, सोचिए, आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं, पर वो शुरुआत थी। उसके बाद फिर थोड़े वैज्ञानिक तरीके आए होंगे। हाँ, बाद में प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव जैसे अर्थशास्त्री आए। उन्होंने राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने के लिए मतलब ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स अपनाए। और आजादी से पहले भी कुछ समितियां बनी थी। जी, आजादी से पहले भी कोशिशें हुई। 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा। उन्होंने 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह का अनुमान लगाया था। फिर 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया था, कुछ बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था। हाँ, सुना है उसके बारे में। उन्होंने 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का आंकड़ा दिया था। तो ये दिखाता है कि आजादी से पहले ही ये सोच बन रही थी कि भाई गरीबी को मापना जरूरी है। का जिक्र आता है। बिल्कुल सही। दांडेकर और रथ समिति ने कह सकते हैं पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से गरीबी का आकलन किया। उन्होंने क्या तरीका अपनाया? उन्होंने NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, उसके आंकड़ों का इस्तेमाल किया और खर्च के आधार पर गरीबी रेखा तय की। ये एक मतलब व्यवस्थित शुरुआत थी। अच्छा। इसके बाद 1979 में आई अलग समिति। इनका फोकस थोड़ा अलग था, इन्होंने पोषण पर ज्यादा जोर दिया। कैलोरी वाला मामला। हाँ, वही। गांव के लिए 2400 कैलोरी रोजाना और शहर के लिए 2100 कैलोरी। इस आधार पर उन्होंने गरीबी रेखा तय की। फिर 1993 में लकड़ावाला समिति आई। उन्होंने एक और नई बात कही। उन्होंने कहा कि हर राज्य के लिए गरीबी रेखा अलग होनी चाहिए क्योंकि महंगाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। हाँ, ये तो है। तो उन्होंने राज्यों के हिसाब से अलग अलग रेखाएं बनाने का सुझाव दिया और इसके लिए उन्होंने औद्योगिक और खेतीहर मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का इस्तेमाल किया। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो शायद
तेंदुलकर समिति के साथ आया 2009 में, उसने तो पूरी परिभाषा ही बदल दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, तेंदुलकर समिति एक बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने कहा कि गरीबी सिर्फ खाने पीने या कैलोरी तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या जोड़ा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बुनियादी जरूरतों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो खर्च होता है उसे भी शामिल करना चाहिए। ओ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। हाँ, ये सोच में ही एक बुनियादी बदलाव था कि सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, एक ठीक-ठाक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा भी उतनी ही जरूरी हैं। और उनकी वो एक रेखा थी 33 रुपए प्रतिदिन वाली, उसमें काफी बहस भी हुई थी शायद। हाँ, उस पर काफी बहस हुई थी। तेंदुलकर समिति ने क्रय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर गरीबी रेखा तय की थी। पीपीपी वो क्या होता है? तो परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब ये देखना कि अलग अलग जगहों पर एक जैसी चीजें खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। अच्छा। तो 2011-12 के लिए उनकी रेखा थी गांव में 816 रुपए प्रति माह और शहर में 1000 रुपए प्रति माह। तो इस हिसाब से देश में करीब 22% लोग गरीब थे। अब आलोचना तो हुई कि ये रेखा बहुत नीचे है, मतलब इतने कम पैसे में गुजारा कैसे होगा? हाँ, ये सवाल तो उठता है बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसने पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च को गरीबी मापने का हिस्सा बनाया। सही है। इसके बाद फिर रंगराजन समिति आई 2014 में। जी, रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति के काम को ही आगे बढ़ाया, पर कुछ बदलावों के साथ। क्या बदलाव थे? उन्होंने पोषण में सिर्फ कैलोरी नहीं बल्कि प्रोटीन और फैट को भी देखा और खर्च का हिसाब लगाने के लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल किया, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड कहते हैं उसे। ओह, ये क्या है? मतलब कुछ चीजों का हफ्ते भर का खर्च देखा, कुछ का महीने भर का और कुछ का साल भर का। इससे खर्च का अंदाजा थोड़ा और बेहतर होता है, ऐसा उनका मानना था। तो उनकी गरीबी रेखा अलग थी? हाँ, उनकी गरीबी रेखा तेंदुलकर समिति से ऊंची थी। गांव के लिए 972 रुपए प्रति माह और शहर के लिए 1407 रुपए प्रति माह। अच्छा खासा अंतर है। जी, और उनके हिसाब से गरीबी का अनुपात भी ज्यादा था, करीब 29.5%। तो ये दिखाता है कि गरीबी को कैसे मापा जाए, इस पर एक्सपर्ट्स में भी अलग अलग राय रही है और ये एक लगातार चलने वाली बहस है। तो कुल मिलाकर आंकड़े क्या बताते हैं? मतलब इन सब समितियों के बाद क्या गरीबी कम हुई है देश में? हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि गरीबी कम हुई है। अगर हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या देखें, जिसे हेड काउंट रेशियो कहते हैं, तो 2004-05 में करीब 40 करोड़ 70 लाख लोग, यानी लगभग 37.2% आबादी गरीब थी। काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन 2011-12 तक ये आंकड़ा घटकर 27 करोड़ यानी करीब 21.9% रह गया। तो मतलब संख्या में भी कमी आ रही और प्रतिशत में भी। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि 2004-05 से 2011-12 के बीच गरीबी कम होने की जो रफ्तार थी वो उससे पहले के सालों के मुकाबले तेज थी। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन राज्यों में तो बहुत फर्क होगा, है ना? हाँ, राज्यों में बहुत ज्यादा अंतर है। कुछ राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, जहां गरीबी का प्रतिशत काफी ज्यादा है। तो दूसरी तरफ गोवा, केरल जैसे राज्य हैं जहां ये प्रतिशत काफी कम है। और आजकल एक और चीज सुनने में आती है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, MPI। ये क्या है? जी, MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये गरीबी को देखने का एक और नया और शायद ज्यादा व्यापक तरीका है। नया मतलब? इसे 2010 में UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर शुरू किया था। ये गरीबी को सिर्फ पैसे या कैलोरी से नहीं मापता। तो फिर कैसे मापता है? इसमें कई अलग अलग संकेतक इंडिकेटर्स होते हैं, करीब 10-12। जैसे क्या बच्चों का स्कूल में नाम लिखा है, क्या घर में बिजली है, पीने का साफ पानी है या नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ आय नहीं देखता बल्कि जीवन के अलग अलग पहलू देखता है। बिल्कुल, ये गरीबी की एक ज्यादा मल्टी डिमेंशनल यानी बहुआयामी तस्वीर देता है। सिर्फ ये नहीं कि पैसा कितना है, बल्कि ये कि जीवन की गुणवत्ता कैसी है। और भारत का अपना राष्ट्रीय MPI भी है, मैंने सुना। जी हाँ, नीति आयोग ने 2021 में अपना राष्ट्रीय MPI शुरू किया है, जिसमें 12 संकेतक हैं। और उसके क्या नतीजे हैं? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 2005-06 से लेकर अब तक करीब 25.5 करोड़ लोग भारत में इस बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 25.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा। और सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी अभी। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं। जैसे बिहार अभी भी MPI में सबसे ऊपर है, मतलब वहां बहुआयामी गरीबी सबसे ज्यादा है।
और केरल सबसे नीचे है, यानी सबसे बेहतर स्थिति में। तो ये दिखाता है कि प्रगति तो हो रही है, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है। और यहीं पे शायद वो आय की असमानता वाला सवाल भी जुड़ जाता है। हमने स्रोतों में लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक का जिक्र देखा था। बिल्कुल सही। गरीबी कम होना एक बात है, लेकिन क्या विकास का फायदा सब तक बराबर पहुंच रहा है, या कुछ लोग ज्यादा अमीर हो रहे हैं और बाकी पीछे छूट रहे हैं? ये देखने के लिए लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ये गिनी गुणांक क्या बताता है? गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच का एक नंबर होता है। 0 का मतलब है पूरी तरह समानता, यानी सबके पास बराबर आय या संपत्ति है, और 1 का मतलब है पूरी असमानता, यानी सारी आय या संपत्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। अच्छा, तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा असमानता उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो एमपीआई हमें बताता है कि गरीबी कितनी गहरी है, और गिनी गुणांक बताता है कि असमानता कितनी चौड़ी है। दोनों को देखना जरूरी है। तो ये तो हुई गरीबी की कहानी, कैसे उसे समझने का, मापने का तरीका बदला, कैलोरी से शुरू होकर स्वास्थ्य, शिक्षा और अब जीवन के कई और पहलुओं तक। ये तो हुई देश के अंदर की बात। जी। अब जरा बाहर देखते हैं। भारत दुनिया के साथ अपने वित्तीय रिश्ते कैसे निभाता है? मतलब वो भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी, ये क्या बला है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी, देखिए आसान भाषा में कहें तो एक देश का बाकी दुनिया के साथ एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में जितने भी आर्थिक लेन देन हुए हैं उसका पूरा हिसाब किताब है। हिसाब किताब जैसे कंपनी की बैलेंस शीट होती है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट होते हैं, वैसे ही देश का बीओपी होता है। इसमें मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है चालू खाता, यानी करंट अकाउंट। इसमें वो सब लेन देन आते हैं जो रोजमर्रा के व्यापार और आय से जुड़े हैं। जैसे वस्तुओं का व्यापार, मतलब सामान का आना जाना, आयात निर्यात, मशीनें, कपड़े, तेल वगैरह। इसे दृश्यमान व्यापार भी कहते हैं, क्योंकि सामान दिखता है। ठीक है। फिर है सेवाओं का व्यापार, जैसे सॉफ्टवेयर सेवाएं, टूरिज्म, बैंकिंग, जहाजरानी। ये सेवाएं दिखती नहीं, इसलिए इसे अदृश्य व्यापार कहते हैं। और फिर इसमें आती है आय, मतलब हमने विदेश में जो निवेश किया है उससे कमाई, या विदेशियों ने भारत में जो कमाया उसका भुगतान। और एक बहुत जरूरी चीज है एक तरफा हस्तांतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब वो क्या होता है? जैसे विदेशों में जो भारतीय रहते हैं वो अपने घर पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस जिसे कहते हैं, या फिर कोई विदेशी मदद मिलती है। अच्छा, रेमिटेंसेस तो भारत को बहुत मिलती हैं शायद। हाँ, इसमें तो भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भारत को ही मिलती हैं। मैक्सिको दूसरे नंबर पर आता है। वाह, ये तो चालू खाते की बात हुई। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा है पूंजी खाता, यानी कैपिटल अकाउंट। इसमें पूंजी या संपत्ति के लेन देन आते हैं, एसेट ट्रांजैक्शंस। जैसे इसमें सबसे अहम है निवेश। अब निवेश भी 2 तरह का होता है। एक है एफडीआई, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई? हाँ, ये लंबे समय के लिए होता है। जैसे कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है, या किसी भारतीय कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीद लेती है, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में किया था। अच्छा, समझा। और दूसरा? दूसरा है एफपीआई, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, या इसे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। ये क्या है? ये ज्यादातर शेयर बाजार या बॉन्ड मार्केट में होता है। यह आमतौर पर कम समय के लिए होता है, इसीलिए इसे कभी-कभी हॉट मनी भी कहते हैं। हॉट मनी क्यों? क्योंकि ये पैसा बहुत जल्दी बाजार में आ भी सकता है और जरा सी आहट पर निकल भी सकता है। इससे बाजार में काफी उतार चढ़ाव आ जाता है। ओह, तो पूंजी खाते में एफडीआई और एफपीआई हो गए, और क्या आता है? इसमें आता है उधार, मतलब सरकार या कंपनियों ने विदेश से कर्ज लिया या किसी को कर्ज दिया। और एक और चीज है विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स में जो बदलाव होता है वो भी इसी में एडजस्ट होता है। ये बीओपी को आखिर में बैलेंस करने में मदद करता है। आपने पहले एफडीआई के रास्तों की बात की थी, ऑटोमेटिक और सरकारी मंजूरी वाला। रक्षा क्षेत्र का उदाहरण क्या था? हाँ, एफडीआई के लिए ऐसा है कि कुछ सेक्टर में तो ऑटोमेटिक रूट है, मतलब बिना सरकार से पूछे निवेश आ सकता है। लेकिन कुछ संवेदनशील सेक्टर हैं जहां सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे आपने रक्षा का पूछा, तो उसमें 74% तक एफडीआई तो ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा निवेश करना है तो सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। समझ गई। अच्छा, हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं चालू खाते का घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। ये क्या होता है और ये चिंता की बात क्यों मानी जाती है? CAD यानी चालू खाते का घाटा तब होता है जब हमारे चालू खाते में विदेश से आने वाला पैसा,
मतलब निर्यात से, सेवाओं से, रेमिटेंसेस से जो पैसा आ रहा है हाँ। वो विदेश जाने वाले पैसे से कम हो। मतलब आयात का बिल, विदेशी कंपनियों की कमाई जो बाहर जा रही है वगैरह। आसान भाषा में कहें तो जब हम दुनिया से खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम हैं। तो इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अगर सीएडी लगातार बहुत ज्यादा बना रहता है तो इसका मतलब है कि हमें इस घाटे को पूरा करने के लिए या तो विदेश से उधार लेना पड़ेगा या फिर अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियां लंबे समय में अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं हैं। उधार लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा, भंडार खर्च करेंगे तो भविष्य के संकटों के लिए तकिया कमजोर हो जाएगा। स्रोत बताते हैं कि ये हाल में जीडीपी का करीब 3.3% रहा है। और वो जुड़वा घाटे क्या होता है? ट्विन डेफिसिट। हाँ, ट्विन डेफिसिट की बात तब होती है जब देश में चालू खाते का घाटा यानी कैट भी हो और साथ में सरकार का अपना बजट घाटा यानी राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा हो। अच्छा, मतलब दो घाटे एक साथ। बिल्कुल। ये स्थिति और भी चिंताजनक मानी जाती है क्योंकि ये दिखाता है कि देश अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है और बाहर से भी ज्यादा मंगा रहा है। ये अर्थव्यवस्था पर दोहरा दबाव डालता है। क्या भारत ने कभी इस बीओपी की वजह से कोई बड़ी मुश्किल झेली है? अरे बिल्कुल। जो 1991 का हमारा बड़ा आर्थिक संकट था वो मुख्य रूप से बीओपी संकट ही तो था। अच्छा, क्या हुआ था तब? तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमारे पास हफ्ते 2 हफ्ते का आयात बिल चुकाने लायक डॉलर भी नहीं बचे थे, खासकर कच्चा तेल जो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। ओ बाप रे। हाँ, स्थिति बहुत गंभीर थी। यहाँ तक कि भारत को अपना सोना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास गिरवी रखना पड़ा था ताकि कुछ उधार मिल सके। और इसी संकट के बाद फिर वो बड़े सुधार हुए थे एलपीजी वाले। बिल्कुल। उसी संकट ने भारत को मजबूर किया कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को खोले और बड़े आर्थिक सुधार करे, जिन्हें हम एलपीजी सुधारों के नाम से जानते हैं। एलपीजी मतलब? एल यानी उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, व्यापार और निवेश पर जो तमाम बंदिशें थीं उन्हें कम करना। पी यानी प्राइवेटाइजेशन, जो सरकारी कंपनियां घाटे में थीं या जिनमें कुशलता की कमी थी उन्हें निजी हाथों में सौंपना। और जी यानी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा गहराई से जोड़ना। ये भारत की आर्थिक दिशा में एक बहुत बड़ा युगांतरकारी मोड़ था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व्स, जिसकी इतनी बात हो रही है, इसमें होता क्या क्या है आखिर? सोना तो आपने बताया। हाँ, सोने के अलावा इसमें और भी चीजें होती हैं। सबसे बड़ा हिस्सा होता है विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट्स का। मतलब डॉलर, पाउंड वगैरह? हाँ, मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, आजकल चीनी युआन भी। मतलब दुनिया की जो बड़ी मजबूत मुद्राएं हैं वो आरबीआई अपने पास रखता है। ठीक है, सोना हो गया, विदेशी मुद्रा हो गई, और फिर होते हैं विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक तरह की अपनी मुद्रा है। इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। ये सदस्य देशों के बीच लेन देन में काम आती है। अच्छा। और चौथी चीज है आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच पोजीशन। हर सदस्य देश को आईएमएफ में अपनी अर्थव्यवस्था के साइज के हिसाब से एक कोटा रखना होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो देश जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सकता है। आपने आईएमएफ का जिक्र किया, ये संस्था कैसे बनी थी, इसका क्या काम है? आईएमएफ और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये दोनों संस्थाएं एक साथ बनी थी। 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था तब अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। हाँ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। जी। दुनिया ने 1930 की महामंदी देखी थी और युद्ध की तबाही झेली थी, तो मकसद ये था कि भविष्य में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गड़बड़ियां ना हों और देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़े। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक साथ बने? हाँ, इसीलिए इन्हें जुड़वा बहनें, ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं। दोनों का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। काम क्या है आईएमएफ का? आईएमएफ का मुख्य काम है वैश्विक मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। ये सदस्य देशों को उनके बीओपी संकट से निपटने में मदद करता है, उन्हें कर्ज देता है और आर्थिक सलाह भी देता है। अच्छा, और इसमें देशों की चलती कैसे है, मतलब फैसले कौन लेता है? इसमें हर देश का एक कोटा होता है जो उसकी अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्भर करता है और उसी कोटे के हिसाब से उसकी वोटिंग पावर होती है। मतलब जिस देश का कोटा बड़ा उसकी आवाज ज्यादा। आजकल कौन से देश आईएमएफ से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं? आजकल अर्जेंटीना, मिस्र, यूक्रेन,
पाकिस्तान, इक्वाडोर, ये कुछ देश हैं जो IMF के बड़े कर्जदार हैं। ठीक है, अब बॉप और विदेशी मुद्रा से जुड़ी एक और चीज पर आते हैं, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। इसमें कभी हम सुनते हैं डिप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन और कभी डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें फर्क है? हाँ, ये सुनने में भले ही एक जैसे लगें, पर इनमें एक तकनीकी फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन तब होती है जब करेंसी का मूल्य बाजार की ताकतों यानी मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बदलता है। अच्छा, मतलब अपने आप? हाँ, ज्यादातर देशों में आजकल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जहां बाजार तय करता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कितना मजबूत या कमजोर होगा। तो अगर डॉलर की मांग बढ़ रही तो रुपया डिप्रिशिएट हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। ठीक है। और डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन अवमूल्यन और रीवैल्यूएशन पुनर्मूल्यन तब होता है जब देश की सरकार या उसका सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में RBI, खुद आधिकारिक तौर पर अपनी करेंसी का मूल्य किसी दूसरी करेंसी या सोने के मुकाबले बदल देता है। मतलब ये जानबूझकर किया जाता है? हाँ, ये एक नीतिगत फैसला होता है। ये ज्यादातर फिक्स्ड या पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, जहां सरकार एक तय दर बनाए रखती है। भारत ने भी 1991 के संकट के बाद रुपए का डिवैल्यूएशन किया था। तो अगर रुपया कमजोर होता है, चाहे डिप्रिसिएशन से हो या डिवैल्यूएशन से, इससे किसको फायदा होता है? मुख्य रूप से फायदा होता है निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को। कैसे? जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाता है। मतलब उन्हें अपना डॉलर या यूरो कम खर्च करके ज्यादा रुपए का सामान मिल जाता है। अच्छा। तो इससे हमारे निर्यात, एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना होती है, जो BOP के चालू खाते के लिए अच्छा है। लेकिन नुकसान भी तो होता होगा? हाँ, नुकसान यह है कि आयात, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। हमें बाहर से कच्चा तेल, मशीनें वगैरह मंगाने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। इसी विदेशी मुद्रा के लेन देन को लेकर कानून भी बदले हैं। पहले फेरा था, अब फीमा है। जी हाँ, पहले 1973 का एक कानून था, फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये काफी सख्त कानून था। सख्त मतलब? ये विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन को एक तरह से क्रिमिनल अपराध मानता था। काफी डर था इसका। लेकिन 1991 के सुधारों के बाद जब अर्थव्यवस्था खुली तो जरूरत महसूस हुई कि कानून को बदला जाए। तो फीमा आया? हाँ, 1999 में फीमा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब देखिए, नाम में ही फर्क है। रेगुलेशन, नियमन से मैनेजमेंट, प्रबंधन हो गया। हाँ, रेगुलेशन थोड़ा नेगेटिव लगता है। बिल्कुल। फीमा का नजरिया ज्यादा उदार है। ये नियमों के उल्लंघन को ज्यादातर सिविल मामला मानता है, क्रिमिनल नहीं। इसका मकसद लेन देन को रोकना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना है, आसान बनाना है। अच्छा, एक और चीज का जिक्र था स्रोतों में, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो खाते। ये क्या होते हैं? हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। जब एक बैंक का खाता किसी दूसरे देश के बैंक में होता है तो वो उसे नॉस्ट्रो खाता कहता है। नॉस्ट्रो मतलब हमारा अकाउंट विथ यू। अच्छा। और जिस विदेशी बैंक में वो खाता है, वो उसी खाते को वॉस्ट्रो खाता कहता है। वॉस्ट्रो मतलब आपका अकाउंट विद अस। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पेमेंट सेटलमेंट में मदद करते हैं। समझ गई। अच्छा, अब कुछ और आर्थिक कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं जो हमारे स्रोतों में थे, जैसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC। ये क्या चीज है और ये क्यों जरूरी है? MPC, हाँ, ये अर्थशास्त्र की एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे कीन्स ने काफी महत्व दिया था। क्या बताती है ये? ये बताती है कि जब किसी व्यक्ति या परिवार की आमदनी बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई आमदनी का वो कितना हिस्सा खर्च, कंज्यूम कर देता है और कितना बचाता है। उदाहरण देकर समझाएंगे? मान लीजिए आपकी आमदनी 100 रुपये बढ़ी और आपने उस 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर दिए और 20 रुपये बचा लिए, तो आपका MPC हुआ 80-100 यानी 0.8। अच्छा, और ये 0 और 1 के बीच ही होता होगा? हाँ, ये 0 से 1 के बीच ही होता है। 0 का मतलब है कि बढ़ी हुई आमदनी से कुछ भी खर्च नहीं किया, सब बचा लिया। और 1 का मतलब है कि पूरी की पूरी बढ़ी हुई आमदनी खर्च कर दी। तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, ये क्यों जरूरी है जानना? इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, खासतौर पर जब हम सरकारी खर्च या निवेश के प्रभाव को देखते हैं। कैसे? देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है व्यय गुणक या एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में जब कोई नया खर्च जैसे सरकारी निवेश होता है तो उससे कुल आमदनी में कितनी गुना बढ़ोतरी होती है। अच्छा। और इस गुणक का मान MPC पर निर्भर करता है। गुणक का फॉर्मूला है 1 - MPC। 1 - MPC। हाँ, तो अगर MPC 0.8 है, जैसा हमारे उदाहरण में था, तो गुणक क्या होगा? 1
1 0.8 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 5। 5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर 5 रुपए की आमदनी पैदा हो सकती है। जी। क्योंकि वो 1 रुपया पहले किसी की जेब में जाएगा, वो उसका 80% खर्च करेगा, वो पैसा किसी और की जेब में जाएगा, वो उसका 80% खर्च करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। वाव, ये तो कमाल है। हाँ, तो अगर लोगों का एमपीसी ज्यादा होता है, यानी वो अपनी बढ़ी हुई आमदनी का ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं, तो गुणक बड़ा होता है और सरकारी खर्च या निवेश का असर ज्यादा होता है। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। और अगर एमपीसी कम हो, मतलब लोग ज्यादा बचाते हो, तो गुणक छोटा होगा और आर्थिक गतिविधियां उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगी। इसीलिए गरीबी कम करना और लोगों की आय बढ़ाना सिर्फ सामाजिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे एमपीसी बढ़ सकता है और मांग पैदा हो सकती है। इसमें एक स्वायत्त व्यय, ऑटोनमस एक्सपेंडिचर की भी बात थी। हाँ, स्वायत्त व्यय वो खर्च होता है जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता, जैसे जीने के लिए न्यूनतम खर्च या सरकार का निवेश। उपभोग का एक फॉर्मूला होता है, C = A + CY। यहाँ C कुल उपभोग है, A स्वायत्त उपभोग है, C एमपीसी है और Y आय है। अच्छा, और बचत का क्या रिश्ता है इससे? बचत और उपभोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो हिस्सा खर्च नहीं होता वो बच जाता है। तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS = 1 माइनस MPC। हमारे उदाहरण में MPS = 1 माइनस 0.8 = 0.2 था, यानी 100 में से 20 रुपए बचाए। ठीक है। और ये गुणक को 1/1 MPS भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 1 माइनस MPC ही तो MPS है। तो गुणक = 1 MPS भी होता है। बचत जितनी ज्यादा होगी, गुणक उतना ही छोटा होगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। और आय के चक्रीय प्रवाह में इंजेक्शन और लीकेज क्या है? हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये दिखाता है कि पैसा अर्थव्यवस्था में कैसे घूमता है। इंजेक्शंस वो चीजें हैं जो प्रवाह में पैसा डालती हैं, जैसे निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात। ये आर्थिक गतिविधि को बढ़ाते हैं। और लीकेज? लीकेज वो हैं जो प्रवाह से पैसा बाहर निकालते हैं, जैसे बचत, टैक्सेस और आयात। ये आर्थिक गतिविधि को धीमा करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के ठीक से चलने के लिए इनमें संतुलन चाहिए? हाँ, संतुलन जरूरी है। अगर इंजेक्शंस लीकेज से ज्यादा हैं तो अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा। अगर लीकेज इंजेक्शन से ज्यादा हैं तो संकुचन होगा। एक साधारण 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, सिर्फ परिवार और फर्म में, जहां न सरकार है न विदेश व्यापार, वहां संतुलन के लिए बचत और निवेश बराबर होने चाहिए। वाह, तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। भारत गरीबी को कैसे मापता है और ये परिभाषा कैसे विकसित हुई, सिर्फ कैलोरीज से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा और अब MPI के जरिए बहुआयामी नजरिए तक। जी हाँ। और फिर हमने देखा कि भारत दुनिया के साथ अपने वित्तीय लेन देन यानी BOP को कैसे मैनेज करता है। इसमें 1991 जैसे संकट भी देखे, तो रेमिटेंसेस जैसे मजबूत पहलू भी समझे, FDI, FPI, CAD, फॉरेक्स रिजर्व्स, काफी कुछ। और मेरे ख्याल से सबसे दिलचस्प बात ये उभर कर आई कि ये दोनों चीजें, देश के अंदर की गरीबी और देश का बाहरी दुनिया से रिश्ता, BOP, ये अलग अलग नहीं है। ये आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये बात तो है। कैसे जुड़ी हैं? देखिए, देश में गरीबी का स्तर क्या है, लोगों की आय कितनी है, ये उनके खर्च करने की क्षमता यानी MPC को तय करता है। MPC फिर कुल मांग और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है। वहीं दूसरी तरफ BOP की स्थिति, जैसे CAD कितना है, FDI आ रहा है या नहीं, ये रुपये की कीमत, एक्सचेंज रेट, देश में महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर डालता है। और इन सब का सीधा असर आम आदमी की जेब पर और गरीबी पर पड़ सकता है। सही कहा। इन्हें अलग थलग देखने के बजाय एक पूरी तस्वीर की तरह देखना जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ हेडलाइन देखने से काम नहीं चलता। इनके पीछे की कहानी, इनके आपसी रिश्ते को समझना पड़ता है। वाकई, दादा भाई नौरोजी के वो 16 रुपए सालाना के अनुमान से लेकर आज के MPI तक का सफर, और उधर 1991 के BOP संकट से जूझने से लेकर आज दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बनने तक, भारत की आर्थिक कहानी में वाकई कई परतें हैं, कई उतार चढ़ाव हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाती हूँ सोचने को। जी। हमने देखा कि गरीबी की परिभाषा कैसे विकसित हुई, रोटी कपड़े से आगे बढ़कर स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंची, फिर बहुआयामी हुई। तो आज के दौर में
21वीं सदी में खासकर भारत जैसी तेजी से बदलती और दुनिया से जुड़ती अर्थव्यवस्था में लोगों की असल भलाई, उनके कल्याण को सही मायने में समझने के लिए इस परिभाषा में अगला आयाम, अगला डायमेंशन क्या जोड़ा जा सकता है? अच्छा सवाल है। क्या वो डिजिटल डिवाइड को पाटना होगा, या पर्यावरण की गुणवत्ता होगी, या फिर मानसिक स्वास्थ्य, या कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।